2024 के लोकसभा चुनाव देश के अंदर आज मुकम्मल हो गए हैं। 7वें फेज की पोलिंग थी। उसके हो जाने के बाद वोटों के डाले जाने की प्रक्रिया आज पूरी तरह समाप्त हो गई है। अब 4 तारीख को वोटों की गिनती होना बाकी है। बहुत सारे कार्यक्रम आपने देखे होंगे टेलीविज़न चैनल्स पर और यूट्यूब चैनल्स पर। भारत ऐसा देश है जहाँ पर जानकार लोगों की कमी नहीं है। किसी भी मामले के जानकार हों वो यहाँ मौजूद है। जब तक देश के अंदर, जब तक दुनिया में, देश में नहीं कहेंगे, दुनिया में कोरोना की बीमारी नहीं आई थी, किसी ने भी कोरोना का नाम नहीं सुना था। अचानक से वो बीमारी पूरी दुनिया के सामने पेश आई और जब वो फैल गई तो उसके बाद आपने देखा होगा एक से एक बड़े एक्सपर्ट बन करके कोरोना के लोग आने लगे थे। कोई गोबर लेके घूम रहा था, कोई गौमूत्र लेकर के घूम रहा था। एक काने बाबा ने उसने दवा बना डाली थी कोरोना से बचने के लिए। तो हम ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर जानकारों की कोई कमी नहीं है। अब जब ये चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो आप टेलीविज़न चैनल पर रात और दिन बहस देखेंगे, एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए जाएंगे और लोग वहाँ पर समझाएंगे, बताएंगे किस तरह से कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो हम थोड़ा सा ये बता दें आपको, जो एग्जिट पोल वगैरह के नतीजे आते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह फर्जी आंकड़े होते हैं, पूरी तरह फर्जी नतीजे होते हैं। वो रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, जिसके पास सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उससे पैसा लेकर के लोग बनाते हैं ओपिनियन मेकिंग के लिए। और चुनाव के बाद वोटों की जब गिनती होती है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान जो गड़बड़ियाँ की होती हैं उसको दबाने के लिए एग्जिट पोल में नतीजे बता दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि फलानी पार्टी या वो गठबंधन इतना सीटें हासिल करेगा। और जब फाइनल नतीजे मतों की गिनती के होते हैं वो आते हैं तो उसके आसपास बैठ जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ। अब यहाँ पर उस गठबंधन और उस पार्टी के लोगों के पास कहने के लिए होता है कि देखें, इस तरह की जानकारी तो पहले ही एग्जिट पोल में भी आ गई थी, जो ये नतीजा है। तो वो सर्टिफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये तमाम काम किए जाते हैं और पैसे दे करके एग्जिट पोल के नतीजे तैयार करवा जाते हैं ताकि जो गड़बड़ी होगी, जो बेईमानी करके चीज़ें होंगी, उसको हम लोगों को समझा सकें, बता सकें। अब हम बात करेंगे असल मुद्दे की। वोटों की प्रक्रिया जो 7 चरण की थी वो ख़त्म हो गई है। चुनाव आयोग ने इस दौरान अपना बहुत खूबी के साथ जो उसका रोल था उसने सत्ता पक्ष के फेवर में अदा किया है। अब मतों की गिनती वाले दिन वो क्या करेगा वो भी देखेंगे सब लोग। जो हम इस वक्त एक रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं वो रिपोर्ट है कांग्रेस पार्टी को लेकर के।
कांग्रेस पार्टी को अकेले दम पर इस चुनाव में कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दो गठबंधन आमने सामने थे। तो इंडिया गठबंधन, अब हम बिल्कुल खुल करके बात कर सकते हैं क्योंकि चुनाव खत्म हो गए, वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है। बहुत बड़ी उसके पास विक्ट्री होगी इस चुनाव में, और एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। जनता ने ऐसी उम्मीदें नहीं थी चुनाव शुरू होने से पहले कि नतीजे कुछ इस तरह के, चुनाव जब होगा तो धीरे धीरे करके आवाम एक तरफा हो जाएगी और इस तरह से वोट करेगी। अब हम नतीजों पर बात कर सकते हैं साफ साफ, क्योंकि अब चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस होती हैं उसका कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो हम बता रहे थे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी की हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत बड़े दावे किए गए 400 पार के, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी बड़ी बातें की हैं। 5वें चरण में ही उन्होंने 310 सीटें एनडीए गठबंधन को दिलवा दी थी। मोरल हाई रखने के लिए इस तरह की बड़ी बातें की जाती हैं, या कुछ बड़े उलटफेर करने की ताकत होती है तब इस तरह की बातें की जाती हैं। बड़े उलटफेर चुनाव आयोग और ईवीएम के जरिए कोई मसला नहीं है, हो सकते। हम बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव 328 सीटों पर लड़ा है। लाइट जा चुकी है, लाइट की परेशानी पूरे वक्त बनी रही है। चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान कब आती है कब चली जाती है किसी को पता नहीं। इन्वर्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरी रात में 1 घंटे भी लाइट आ जाए तो गनीमत की माने आप। अब जब लाइट अभी गई है आपके सामने वीडियो करते वक्त, तो थोड़ा सा लाइट पे ही बात कर लेते हैं इस वक्त। जैसे हम बीती रात की बात करते हैं, तो रात को 10 बजे से पहले कम से कम आधा दर्जन बार लाइट शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक गई, और रात को 10 बजे के बाद जाने के बाद रात को 1 बजे लाइट आई। 1 बजे आने के बाद 1:10 पे दोबारा से चली जाती है, फिर से चली जाती है मतलब, और 1:12 पे आ जाती है, यानी 2 मिनट के बाद ही। फिर ये 2, 3, 4 बार इसी तरह से हुआ कि आई और 2 मिनट के बाद फिर चली गई, 3 मिनट के बाद फिर चली गई, और फिर जाती है सुबह के 3:30, 4 बजे। तो बहुत परेशानी है इस वक्त लाइट की, और दिन में तो पूरे दिन लंबी कटौती हो रही है। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी 328 सीटों पर लोकसभा के चुनाव लड़ रही है। पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में टोटल सीट 25 सीट हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कम से कम 3 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, और बाकी जो सीटें वो टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों दलों को जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगला राज्य बिहार। बिहार में कुल 40 सीटें हैं,
40 में से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है। इन 9 सीटों में से कम 7 सीटें बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 सीटें हैं लोकसभा की। 14 में से 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और 11 में से 3 सीटें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये बड़ा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस पार्टी 48 सीटों में से 17 सीटों पर यहाँ चुनाव मैदान में है। 17 सीटों में से 15 सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को यहाँ मिलती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करते हैं एक और बड़े राज्य वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव मैदान में है और 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को बंगाल में मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक अन्य राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में टोटल सीट 28 हैं लोकसभा की। कांग्रेस पार्टी सभी 28 सीटों पर चुनाव मैदान में है। 20 सीटें कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। कर्नाटक के बाद हम आते हैं केरल राज्य पर। केरल में टोटल 20 लोकसभा की सीट हैं। 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी केरल के अंदर चुनाव लड़ रही है और ये 16 की 16 सीटें कांग्रेस पार्टी केरल में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें। इन सभी 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है और 15 सीटें कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम के अंदर लोकसभा की 14 सीटें। 14 में से 13 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और तकरीबन 6 सीट कांग्रेस पार्टी आसाम के अंदर जीतती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करते हैं। ये गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर हमेशा से बीजेपी क्लीन स्वीप करती आई है। 26 सीटें टोटल गुजरात में। 26 में से 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी गुजरात के अंदर चुनाव लड़ रही है और कम से कम 6 सीटें गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी को यहाँ अपने दम पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। गुजरात के बाद बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का गढ़ है। बीजेपी हमेशा पिछले 2 चुनावों से यहाँ पर सभी सीटें हासिल करती रही है। 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती रही हैं। इस बार 25 में से 22 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव मैदान में है और कम से कम 8 सीटें राजस्थान के अंदर। ये हम आपको एक बार थोड़ा सा बता दें, हम कम से कम सीटें बता रहे हैं, मेन भी नहीं बता रहे और मैक्सिमम भी नहीं बता रहे हैं। ये लिमिट आगे बहुत जा सकती है। जैसे राजस्थान के अंदर कम से कम कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। ये 8 से बढ़कर के 15 और 16 भी सीटें हो सकती हैं, लेकिन हम जो मिनिमम है उस पर सिर्फ कायम है। राजस्थान के अंदर बहुत बड़े उलटफेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें बता रहे हैं कि 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी
जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं गोवा की। गोवा एक छोटा राज्य है। यहाँ पर सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें, 2 सीट में से 1 सीट कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हासिल करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 लोकसभा की सीटें, चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कम से कम 2 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा की सीट हैं। 14 में से 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है और सभी 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा राज्य की बात करते हैं। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें। कांग्रेस पार्टी उड़ीसा में 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर उसे 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पंजाब राज्य की बात करते हैं। पंजाब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य है। यहाँ पर कुल लोकसभा की 13 सीटें। कांग्रेस पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव मैदान में है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें। 39 सीट में से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी 9 सीटें कांग्रेस पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली जीतने जा रही है। किसी तरह का वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 39 के 39 सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, ये भी आपको बता दें। इसी तरह से केरल में उन सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। तमिलनाडु के बाद हम आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। इन 80 सीट में से 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव मैदान में है और इन 17 सीटों पर में से कम 15 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। 17 में से 17 सीटें भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीत जाए तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। यहाँ ये बता दें कि 80 जो लोकसभा की सीट है उत्तर प्रदेश की, 80 में से 75 से 77 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर जीत सकता है। 1 या 2 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी बहुत पीछे चल रहे हैं और वो कई लाख वोटों से बनारस का चुनाव हारने जा रहे हैं, ये हम आपको बता दें। चुनाव आयोग ईवीएम मशीनें अगर सही नतीजे देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बनारस में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से अपना चुनाव हारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं हम उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं कुल। इन 5 सीटों में से 5 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की कुल 7 सीटें हैं लोकसभा की। 7 में से कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में लड़ रही है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही है। 1 से 2 सीटें वो हासिल कर सकती है, लेकिन 1 सीट बिल्कुल पक्की है जहां पर उसको जीत हासिल हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की 6 सीटें
इन 6 सीट में से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कामयाबी हासिल करती हुई नज़र आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इसमें हमने लद्दाख को शामिल नहीं किया है, वो यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की जो 6 सीटें उनका बात की है। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें, 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में है। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सभी 9 सीटें भी जीत सकती है, लेकिन 8 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक। एक और राज्य मध्य प्रदेश, ये भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है। आरएसएस की बहुत मजबूत यहाँ पर जड़ें हैं। आरएसएस की जो फाउंडेशन हुई वो यहीं से हुई है। 28 लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। 27 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी है। इन 27 सीटों में से कम 8 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और ये बता दें कि मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा बढ़ के 14, 15, 16 तक भी हो सकता है। कम से कम 8 सीटों पर कोई नहीं रोक रहा है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल करने से। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जो केंद्र शासित राज्य हैं या छोटे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के। हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। 1 सीट है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। मेघालय, यहाँ पर मेघालय की 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी कंफर्टेबल है, जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मेघालय में 2 सीटें, दोनों कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। नागालैंड में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सिक्किम में 1 सीट है, यहाँ भी कांग्रेस को बढ़ाते। त्रिपुरा में 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में जाती हुई त्रिपुरा की सीट साफ नज़र आती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये चीन से लगा हुआ राज्य है, 2 लोकसभा की सीटें और दोनों पर कांग्रेस पार्टी बहुत आगे नज़र आती है और वो बहुत आसानी के साथ इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में 2 सीटें और दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल होती नज़र आ रही हैं। मिजोरम में 1 सीट है लोकसभा की और यह कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। दादर नागर हवेली एंड दीव, यहाँ पर 2 सीटें हैं, ये यूनियन टेरिटरी है। दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में ये जाती हुई दिखाई देती हैं। पौंडीचेरी 1 सीट है, यह कांग्रेस पार्टी को जा रही है। लद्दाख की 1 सीट है और लद्दाख के अंदर आपको मालूम है चीन ने कब्जा किया हुआ है भारत की ज़मीन पर। 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख के अंदर चाइना ने कब्जा की हुई है। वहाँ पर उन्होंने अपने सेटलमेंट्स कायम किए हुए हैं, बेस बनाए हुए हैं, टेंट वगैरह उन्होंने अपने लगाए हुए हैं और भारतीय सेना को कुछ पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग के लिए भी जाने की नहीं जा पाती है। बड़ा इशू था इलेक्शन से पहले भी लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे। सरकार ने उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत ताकत इस्तेमाल की थी, सारे रोड वगैरह ब्लॉक कर दिए थे, लंबे अनशन कार्यक्रम चले थे वहाँ पर। लद्दाख की सीट 1 सीट है, कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टोटल 328 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी है और जो हम अब आपको बता रहे हैं इन 328 सीटों में से, क्योंकि हमने कम से कम संख्या बताई है यहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जहां कांग्रेस जीत रही है वो हमने नहीं बताया कि इतने में से इतने सीटें जीत सकती है। जैसे हम अगर गुजरात की बात करें तो हमने 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को बताया है कि 6 सीटों पर कांग्रेस यहाँ जीत हासिल कर सकती है। लेकिन 6 से 12 और 12 से 14 भी ये संख्या हो सकती है गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जो लॉस है वो यहाँ पर गुजरात में होगा। फाइनल नतीजे जब आएंगे 4 तारीख को, तो टोटल 328 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में चुनाव लड़े हैं, इसमें से कम 189 सीट कांग्रेस पार्टी अपने अकेले दम पर जीतने जा रही है। यह संख्या और बढ़ सकती है और बढ़ करके 220 और 215 और 20 तक भी पहुंच सकती है। इतना मार्जिन बहुत कई जगहों पर कांग्रेस को है कि वो गेन कर सके, बशर्ते 4 तारीख के दिन जिस वक्त वोटों की गिनती हो, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, राजनीतिक टेम्परेचर ही बढ़ा हुआ था। सूर्य देवता को शांत कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जो अभी साधना में बैठे तो उन्होंने सूर्य की जो गर्मी थी, सूर्य का जो ताप है, तपिश है, अपनी पूजा पाठ के जरिए उसको शांत कर दिया है। वरना टेम्परेचर 50 पहुंचा हुआ था, राजनीति का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा था। अब चुनाव की गिनती वाले दिन ईवीएम की तबीयत वगैरह ठीक रहे, दुआ करें आप सब लोग, उसके लिए पूजा पाठ करें, कोई दान पुण्य करना हो वो भी करें। ईवीएम का दुरुस्त रहना बहुत ज़रूरी है, उसे लू न लगे, उसको टाइफाइड वगैरह ना हो, कॉलरा वगैरह ना हो, नतीजे वो ताकि सही तरीके से दे सके। चुनाव आयोग भी, उसके लिए भी आप सब मिल करके दुआ करें। चुनाव आयोग ने पूरी ताकत के साथ एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ाए। राजीव कुमार जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। एक तो उन्होंने 1.5 महीने लंबा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया, ये जानते देखते हुए कि देश के अंदर ये गर्मी का मौसम होता है और भयानक गर्मी पड़ती है मई, जून, जुलाई, इन महीनों में। 1.5 महीने का उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया वो ज्योतिषियों के द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिषियों से यह कार्यक्रम तैयार करवाया था। खुद राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो ज्योतिष के जानकार हैं, बहुत बिलीव करते हैं ज्योतिष विद्या पर। तो ये 1.5 महीना लंबा कार्यक्रम कौन सा चरण किस तारीख को होगा, ये सब ज्योतिषियों से यही वजह है कि देश के अंदर जो साइंटिफिक कल्चर था, साइंटिफिक नैरेटिव था, उसकी हत्या बहुत बार की जाती है। लोग भगवान अपने आप को बताना शुरू कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मजाक बनाते हैं, गैस नाले से निकलवा करके पकौड़ा बनाने की तरकीबें बताना शुरू कर देते हैं। और मीडिया वाले बेशर्मी के साथ उसका प्रचार करते हैं। 2000 के नोट में मीडिया वाले खुद भी चिप ले आए थे। तो देश का मीडिया और देश की जो पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है, उसने मिलकर के ये 10 साल में बहुत भारी नुकसान किए हैं देश के। 4 तारीख के जो नतीजे हैं वो देश का भविष्य अगले 100, 200, 500 साल, 1000 साल का जो देश का भविष्य है वो ये तय करने वाले हैं 4 तारीख के नतीजे। देश के अंदर 5 साल का वो नतीजा नहीं होगा,
वो कई सदियों का नतीजा होगा। अगर एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो देश पर पूरी तरह से कब्जा आरएसएस का हो जाएगा। भारत में जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, 250 साल हुकूमत चलाई थी, 250 साल की हुकूमत में ब्रिटिशर्स की तादाद भारत के अंदर कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रही। 15,000, 18,000, 22,000, 23,000, 27,000, 33,000, 48,000 इस तरह से होते थे वो, और पूरे देश पर उनका राज चलता था। जिसे चाहते थे फांसी पर लटका देते थे, जिसे चाहते थे गोली से उड़ा देते थे, जिसको जैसी सज़ा चाहते थे वो देते थे, मनमानी करते थे और नहीं रोक पाते थे देश की जनता मिलकर के। ब्रिटिश राज के जो अधिकारी होते थे उनका हुक्म चलता था और हुक्म को पूरा जो करवाते थे वो भारत के अपने ही लोग होते थे। जैसे जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था और हज़ारों लोगों की शहादतें हुई थी, जनरल डायर ने वहाँ सिर्फ हुक्म दिया था शूट एट साइट। बंदूकें जिनके हाथ में थी वो सब भारतीय थे, जिन्होंने बंदूकों के ट्रिगर दबाए थे सब भारतीय थे। यानी अपने ही लोगों की जो शहादतें की थी, हत्याएं की थी, वो हमारे ही अपने लोगों ने की थी। एक व्यवस्था जब कायम हो जाती है वो व्यवस्था आसानी के साथ ब्रेक नहीं हो पाती है। अब जो देश की व्यवस्था है, जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑलरेडी 10 साल के अंदर वो आरएसएस के कब्जे में है, आरएसएस के पास है। जैसा चाहते हैं वैसा होता है। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, पूरे चुनाव में विपक्ष की तरफ से एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा गया जिसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन जनता कर सके या मीडिया कर सके या कोई लीडर कर सके। सब ने प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की बात की। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, अस्पताल, स्कूल, अग्निवीर, संविधान, इन मुद्दों की बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने धर्म के मुद्दों पर बात न की हो। उनका पूरा चुनाव का कार्यक्रम सांप्रदायिक, नफरत, झूठ, गलत बातें इन्हीं पर कायम रहा। चुनाव आयोग आंखों से पट्टी बांध के, कानों में तेल डाल के, मुंह पे टेप लगा करके खामोश बैठा हुआ दिखता रहा। जो चाहा सत्ता पक्ष ने वो किया। चुनाव आयोग ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। ये व्यवस्थाओं पर जब कंट्रोल हो जाता है, ये सूरत हाल तब पैदा होती है। तो हम बता रहे थे कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो देश के अंदर कई सदी के भारत का जो भविष्य होगा उसको तय करेंगे। अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो देश के अंदर तरक्की, खुशहाली और एक खूबसूरत माहौल, मोहब्बत का माहौल, भाईचारे का माहौल वो कायम होगा। उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग गिनती तो कम से कम ठीक कराए। जनता ने जो वोट किया है, जनता का थोड़ा ख्याल रखते हुए, बहुत सारे लोगों की चुनाव के दौरान ड्यूटी पर मौतें हुई हैं। लू लगने से, गर्मी से, हादसों में मौतें हुई हैं। इनसे बचा जा सकता था अगर ठीक मौसम में ये चुनाव करा लिए गए होते तो।
और इतने लंबे चुनाव कार्यक्रम की ज़रूरत क्या थी? सिर्फ 2 या 3 या 4 फेज के अंदर पूरे मुल्क में चुनाव हो सकते थे। बिहार जैसे छोटे राज्य में 7 चरण में चुनाव कराएं, 40 सीटें वहाँ पर। बंगाल में 7 चरण में चुनाव करवाएं चुनाव आयोग ने। आप सीमा से बीएसएफ वगैरह बुलवा करके मिलिट्री वो तैनात कर देना चाहिए थी बंगाल में। लोग समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। आप इतना भी मत फेवर करिए, इतना भी मत गिरिए कि गिरते गिरते आप इतने नीचे चले जाएं कि आपका कभी पता ही न चले कि आप थे क्या। टीएन सेशन को भारत आज भी याद रखता है। लोग बात करते हैं, मिसाल देते हैं उनकी। इंसान का अपना कैरेक्टर होना चाहिए, इंसान को ईमानदार बने रहना चाहिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख को चुनाव आयोग जनता के भरोसे को कायम रखते हुए साफ सुथरे नतीजे देगा और एक अच्छी सरकार देश के अंदर, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। उम्मीदें जनता ने जो मत दिया है वो बदलाव के लिए दिया है, और जो हालात हैं वो बदलाव होता हुआ दिखा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।